के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का, राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी, सीपी जोशी जी, और अलवर के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने मुझे यहाँ से अलवर से लोकसभा चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान किया। और ये मेरे लिए इसलिए भी एक अति सौभाग्य का विषय है कि जैसा मैं आपसे कह रहा था, कॉलेज जीवन से लेकर और लगातार राज्यसभा सांसद बनने के बाद अलवर में जो मेरा एक यात्रा का 40 साल का जुड़ाव रहा है लगातार इस शहर में, इस जिले में, वो भी मेरे को एक गहरा संबंध अलवर के साथ रखता है। और मैं चुनाव जीतने के बाद 24 घंटे अलवर की सेवा में रत रहकर जो केंद्र सरकार के बड़े विकास के जो योजना कार्य हैं उनको अलवर में लाने के लिए कार्य करूंगा। राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार आने के बाद अगर देखा जाए तो राजस्थान की सबसे बड़ी आवश्यकता पानी की है, और पानी की आवश्यकता के लिए ईस्टर्न कैनाल का जो हमारे एरिया में पानी आना है, जो मध्य प्रदेश का और राजस्थान का जो समझौता हुआ है, उसके बाद जो पानी आएगा उसको लेकर के कार्य करेंगे। सामान्यतः यही विषय था कि ये पानी अलवर के क्षेत्र विशेष में, और राजगढ़ के लोगों ने मुझसे पूछा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने पुनः चर्चा भी करी और कहा कि हम अलवर के सभी क्षेत्रों के लिए इस पानी को लेकर जाएंगे क्योंकि पानी की बहुत आवश्यकता है। दूसरा जो राजस्थान की सरकार ने बड़ा विषय किया है, और उन्होंने केवल ईस्टर्न राजस्थान नहीं बल्कि यमुना जल के विषय को लेकर के और उदयपुर में देवास के विषय को लेकर के भी राजस्थान सरकार ने सराहनीय कदम उठाया और इसको हम 5 साल में पूरा करने के लिए संकल्पवान हैं। दूसरा विषय ऊर्जा का विषय, मैं पहले ही 1,60,000 करोड़ रुपए के जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो राजस्थान की क्षमता है उसको लेकर के समझौते किए गए हैं। और मैं तो मानता हूँ कि पर्यावरण मंत्री होने के नाते दुनिया की क्लाइमेट चेंज वार्ताओं में माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में भारत का नेतृत्व करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। COP26 में मैं ग्लासगो में इसमें गया था, COP27 में मैं शर्म शेख गया था, और अभी COP28 में मैं दुबई भी गया था। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं तो दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के संकट के कारण जो विषय उठता है कि इसके कारण रिन्यूएबल के क्षेत्र में भारत कितना आगे बढ़ेगा, वो क्षमता माननीय भजन लाल जी ने राजस्थान के लिए बढ़ाने का काम किया है। और जो सबसे बड़ा विषय माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी शुरू किया है तो ये सूर्य योजना है, जिसमें हर घर के ऊपर एक सोलर रूफटॉप देकर के 300 यूनिट फ्री बिजली एक गरीब आदमी के जीवन में, मतलब 300, और बिजली का उत्पादन भी और बाद में ग्रिड में सरकार भी लेगी। मैं कहता हूँ कि रिन्यूएबल क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में देश को बदलने का एक बहुत बड़ा कदम प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाया गया है। तीसरा विषय, राजस्थान में हम सब देखते थे कि 5 साल तक एक रुमाल झपट्टा सरकार चली थी। एक तरफ सचिन जी रहते थे, एक तरफ गहलोत साहब रहते थे, और इसी खींचातानी में सरकार में हमने देखा कि छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ खिलवाड़ होता रहा। और नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ हुआ, रोज राजस्थान में परीक्षा लीक के पर्चे होते थे। हमने आने के बाद अपने संकल्प पत्र में ये कहा कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे। अब एसओजी की कार्रवाई हुई है, और एसओजी की कार्रवाई होने के बाद दोषी पकड़े जा रहे हैं। हम एक ट्रांसपेरेंट बच्चों के लिए, युवाओं के लिए एक व्यवस्था और मॉडल को खड़ा करेंगे, लेकिन दोषियों को हम सजा देने का काम करेंगे, और भजन लाल जी की सरकार ने उस पर कदम उठाने का प्रयास किया है। चौथा, जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र किया था उसको पार्टी ने अपने राजस्थान सरकार का एक नीति दस्तावेज, पॉलिसी डॉक्यूमेंट के रूप में लागू किया है और चरणबद्ध तरीके से लागू कर रहे हैं। अभी 2 ही दिन पहले कैबिनेट ने राजस्थान में वैट को घटाने का काम किया। कितनी बार अशोक गहलोत जी से सरकार, केंद्र सरकार ने कहा था कि राजस्थान का पेट्रोल सबसे महंगा पेट्रोल, राजस्थान का डीजल सबसे महंगा डीजल, और हम तो ये जानते हैं कि जो बॉर्डर के पेट्रोल पंप को भी कितना नुकसान होता था। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के ये जो ऐतिहासिक रूप से उन्होंने अभी कैबिनेट का फैसला किया है, इसके लिए मैं भी उनको बधाई देता हूँ। तो सरकार बनने के जो 4 विषय, पानी, बिजली, भ्रष्टाचार पे कार्रवाई
और संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज के रूप में करना, उस पर कार्रवाई करने की बात अच्छे तरीके से हो रही है। अलवर में ये जो चुनाव है, ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे चुनाव हो रहा है। 10 सालों में हमने देश को बदलते हुए देखा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के जो विकास के पैमाने हैं, जो विकास के मायने हैं, जो 2047 के विकास का विजन है, उसको अलवर तक पहुंचाने के लिए मैं पूरी जी जान से देखिए ताकत लगा करके ये काम करूंगा। सर, वो बाहरी मान रहे हैं। मोदी गारंटी पे बात की, तो आपकी खुद की कितनी 5 गारंटी यहाँ की जनता के लिए, क्या आपके विजन में जो है कि लोगों को ये कह सकते हैं मैं ये रहूंगा, यहाँ लोगों के बीच में रहूंगा, ये 5 काम ऐसे कौन से जिनको आप प्राथमिकता पर? मैंने पानी के बारे में आपको कहा, मैंने ऊर्जा के बारे में आपको कहा, मैंने लाइब्रेरी के बारे में आपको कहा, मैं जो सरकार के नए विकसित भारत के जो नए उद्योग है उनको अलवर में लाने के लिए काम करूंगा, और अलवर की पूरी निष्ठा के साथ सेवा। पानी आने में समय लगेगा, इतने पानी की किल्लत का बरकरार रहेगी या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी? वैकल्पिक व्यवस्थाएं जो भी होगी हम सबसे मिलकर। विपक्ष कहता है कि सांसद कोष के पैसे तो हर कोई दे सकता है, लेकिन अलवर के लिए कोई एक बड़ी योजना आपके प्रयास से आई, ऐसा कोई प्रयास आपने नहीं किया? उन्होंने तो ईएसआईसी का अस्पताल नहीं किया, हम ईएसआईसी का अस्पताल लेकर के आए। उनके समय में एलिवेटेड रोड पूरा नहीं हुआ, हमने एलिवेटेड रोड को करा। उनके समय में कभी एक्सप्रेस हाईवे नहीं बना, खुद आप अलवर के विधायकों से पूछो कि उसके मोड़ को बनाने का काम हमने किया। मेडिकल और उसके बाद नीमराणा में अभी जो नया अस्पताल की जो स्वीकृति हुई है, बैरोड में जो स्वीकृति हुई है, डिस्पेंसरी जो हुई है, वो सारे विषय किए गए। प्रदेश में विकास की बात करी तो अलवर में वो क्या समस्या है जिनका निराकरण आप जरूरी समझते हैं? मैं अभी पानी, बिजली, सफाई, अलवर शहर के जो विषय हैं, मैं उन सबका संज्ञान ले रहा हूँ। मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, आशीर्वाद ले रहा हूँ, और मैं तो ये मानता हूँ कि मीडिया के जो मेरे अलवर के मित्र हैं, उनके साथ भी बढ़कर एक ब्रेन स्ट्रोमिंग सेशन करके विजन आपका भी मैं लेकर के स्वामी विवेकानंद की मैं अलवर में रहूंगा। कहाँ मिलेगी जनता आपको? जो अलवर में मेरा निवास होगा, और मैं तो जनता के चरणों में ही रहूंगा। सर, आपने स्वामी विवेकानंद और युवाओं की बात करी है। अलवर का युवा ज्यादातर गुटखा के कारण तबाह हो रहा है, शराब के कारण तबाह हो रहा है, तो क्या आपकी सरकार शराब और गुटखा को लेकर गुजरात की तरह कोई डिसीजन लेने की क्षमता रखेगी? देखो, नशा मुक्ति कई तरीके से होता है, और नशा मुक्ति एक बड़ी समस्या है, और इसलिए मैं जो एक ई लाइब्रेरी के जो संस्कार केंद्र की बात जो मेरे मन में थी, और मैंने जो 57 गाँव में किया, तो 75 गाँवों तक ये पहुंचने का मेरे पास सूची है, मैं आपको दूंगा। अगर हम उसको एक अच्छे संस्कार, एक मोटिवेशन के रूप में करें। अभी कई बार नशे का एक बहुत बड़ा कारण होता है, बालक जो है कंपटीशन के चक्कर में प्रोडक्ट बन जाता है। हमें उसको प्रोडक्ट से ज़्यादा पर्सनालिटी बनाना चाहिए, उसके व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए, और इस तरह के संस्कार केंद्रों से ही व्यक्तित्व का विकास है। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं भी काम कर रही हैं। मैं एक जो संस्था चलती है, वो अपनो घर जो जैसी जो संस्था है, मतलब एक दूसरे क्षेत्र में काम करती है, लेकिन भरतपुर में शुरू किया, बाद में मैं उनके जयपुर केंद्र, अजमेर केंद्र से भी जुड़ा रहा, अलवर में भी किया। मैं मतलब मेरा मन ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ने का, लेकिन वो एक अलग है, और ये दूसरी चुनौती, हमारे जो बच्चों की चुनौती है, ये उससे बड़ी चुनौती। सर, इसका एक ऐसा क्षेत्र है जिसको लेकर के अगर उसका विकास पे जयराम रजनीश थे, उस दौरान इस पर ध्यान दिया गया था, इससे रोजगार भी मिल सकता है यहाँ के लोगों का। जो रणथंभौर के अकेले का देखा जाए, मतलब एक ही हिस्सा है, उससे ज्यादा ही डेवलप हो सकता है दिल्ली एनसीआर का नली। लेकिन कहा सरकार इस पर कोई काम नहीं कर पाती। नहीं, काम करने का विषय नहीं था कि इसका जो ईएसजेड था, हमने कांग्रेस के समय में कितनी बार चिट्ठियां ली। अब इसका ईएसजेड का जो फाइनलाइजेशन है, और उसमें भी पिछले 2 सालों से अलवर के हमारे सभी व्यापारी एसोसिएशन सबके साथ मेरी लगातार वार्ताएं हुई हैं, और राजस्थान सरकार का, अशोक गहलोत की सरकार के समय में प्रपोजल मांगने के बाद भी नहीं आया, अशोक जी के समय में। अब राजस्थान सरकार ने उस पर त्वरित कार्रवाई करी, और उसको हम पूरा करते हैं कि जो खैरथल जिला है, उसके भी विकास के लिए हम लोग कार्य करेंगे। यहाँ पर मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि एक आज मैंने स्टेटमेंट सुना, खड़गे साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने से डर रहे हैं, तो अब तो बड़े नेताओं की लिस्ट आप भी ढूंढो अलवर में। तो खड़गे साहब का दर्द है, तो जो पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के दर्द को नहीं समझ रही, तो वो देश के दर्द को क्या समझेगी। और इसलिए खड़गे साहब का बयान ये दर्शाता है कि कांग्रेस
निराश और हताश, और जो लोग इस बात को विश्वास रखते हैं कि पार्टियां कहीं चौखट पे जाकर के सिमट ना जाए, वो स्वाभिमान के साथ कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। उन सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। हम मानते हैं कि लोकतंत्र की इस लड़ाई में 36 बिरादरियां साथ होनी चाहिए। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास का यही मायना है। और मैं चुनाव लड़ने को जब मैंने शुरू किया तो सबसे मैंने, क्योंकि अलवर संतों की धरती है, अलवर तपस्वियों की धरती है, राजा भर्तृहरि को भी यहीं अलवर में आकर के जीवन के सत्य को पाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं बाबा मोहन राम के दर्शन करने, बाबा भर्तृनाथ के, जगन्नाथ जी के, अलवर के सभी सिद्ध स्थानों के, और आज तो मेरे को जैन समाज के चंद्रप्रभु तीर्थंकर जी के, जो 8वें तीर्थंकर थे, उनके भी स्थान पर जाकर शीश नवाने का अवसर प्राप्त हुआ। रामगढ़ गया तो मैं गुरुद्वारे में भी गया। और इसके साथ ही साथ मैंने अब जो अपना कार्यक्रम शुरू किया है उसमें मेरे जो कार्यकर्ता हैं, बूथ के कार्यकर्ता हैं, जिनके साथ मुझे कंधे से कंधा मिला के लड़ना है, क्योंकि मैं मूलतः पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं और 21 साल तक मैंने लगातार घूम के संगठन का काम पूरे देश में किया है। तो मेरे बूथ के कार्यकर्ताओं को मिलना मेरी प्राथमिकता है, और मैं एक दिन पूरा बैठकर राजगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिला, और दूसरा मैंने रामगढ़ में बैठ कर के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिला। आज मैं अलवर ग्रामीण के कार्यकर्ताओं के साथ मिलूंगा, कल मैं बहरोड में अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलूंगा। अंतिम बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा एक बहुत बड़ा राजनीति के साथ पैशन नौजवानों के संस्कार निर्माण का भी है। और मैंने एक अभूतपूर्व प्रयोग अपने पैतृक गांव में भी करा था, जिसमें मैंने पुस्तकालय, ई लाइब्रेरी अपने गांव में बनाई थी, और 3 गांव में उसको सफलतापूर्वक अपने खर्चे पे चलाया था। मैं जब पिछले वर्ष, जब ये चुनाव भी नहीं हुए थे, संजय जी एमएलए थे और मैं एमएलए थे, तो हमारा जो अलवर है, इसको एक सौभाग्य है कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के चरण पड़े थे। और जो स्वामी विवेकानंद की ऐसी पवित्र भूमि अलवर रही है, जिनके चरण पड़े हैं, वो जो जगह थी वहाँ पर एक लाइब्रेरी बनाने की बात थी। मैंने उस समय अपने संसदीय कोष से पैसे दिए थे, संजय जी के साथ दिए थे, और अब वो भवन का निर्माण पूरा हो गया है और उसके फर्नीचर का काम शुरू होगा, और एक अच्छी आदर्श लाइब्रेरी हम अलवर के नौजवानों के लिए कर रहे हैं। लेकिन केवल उतना नहीं किया, उसके बाद जब मेरे मन में प्रश्न विषय आया, मैं एक सूची भी आपको दूंगा। मैंने 57 गाँव में, क्योंकि आज़ादी का जब अमृत उत्सव था तो ये था कि हम 75 गाँव, कोई ऐसे 75 काम करें, तो मैंने कहा मैं 75 ई लाइब्रेरी बनाऊंगा। तो मैंने 57 गाँव में ई लाइब्रेरी के भवन के लिए पैसे दिए। 20 स्कूलों में मैंने पैसे दिए कक्ष निर्माण के लिए, क्योंकि अगर सरकारी स्कूल में कक्ष निर्माण होगा तो लाइब्रेरी है। अब सौभाग्य से पार्टी ने मुझे अलवर से लोकसभा का सांसद ही बना दिया। तो ये जो मेरे 77 एमपी लैड में दिए हुए विषय हैं, मैं सोचता था कि भवन बना देना अच्छा होता है, लेकिन चलाएंगे कैसे। अब मुझे 5 साल का मौका मिलेगा, मैं उन बच्चों के लिए भी, गाँव के बच्चों के लिए जो मेरे प्रोजेक्ट है उसके लिए भी मैं काम करना चाहूँगा। ये मेरा एक ऐसा काम है जो मेरे दिल से जुड़ा हुआ काम है, और अलवर की आने वाली पीढ़ी भारत में गौरव के साथ इस विकसित भारत का भी नेतृत्व करे, ऐसी पीढ़ी के लिए मैं काम करके आगे बढ़ रहे हैं। अभी राजस्थान और तरक्की भजन लाएगी। सर, इलेक्टोरल बॉन्ड पर पूरे देश में बात हो रही है, मीडिया में लगातार लिस्ट भी आ रही है कि जिनकी कंपनी का टर्नओवर कम है और उन्होंने ज्यादा चंदा दे दिया पार्टी को, क्या मीडिया की सारे विषयों पे नहीं है, तथ्यात्मक विषय है, इसका तथ्यों के साथ ही जवाब दिया। सर, आपकी सरकार 10 साल रही है केंद्र में, पत्रकारों के लिए क्या काम किए? पत्रकार सुरक्षा कानून अब तक नहीं बना है, वो कितने काम है? पत्रकारों के मान सम्मान के लिए, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। अलग अलग राज्य सरकारों में जो सारे कल्याणकारी विषय उनको हम सर, भूपेंद्र जी जीतेंगे इसमें कोई संदेह नहीं, ललित जी क्यों हारेंगे ये बताइए। मैं सकारात्मकता में विश्वास रखता हूँ। मुझे अलवर की जनता जो आशीर्वाद देगी उसके लिए मैं सेवा के संकल्प के लिए आगे बढ़ूंगा। बाकी क्या परिणाम और साइड इफेक्ट है वो मैं आपको लोग ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र यादव जी इतना बड़ा चेहरा है, उनके सामने बड़ा ही चेहरा उतरना चाहिए था, जैसे जितेंद्र सिंह। आपको लगता है कि चुनाव मुकाबले का है, या जितेंद्र सिंह लड़ते तो ज्यादा मुकाबला होता? ये तो खड़गे साहब के भी दिल का दर्द है। खड़गे साहब से पूछिए, तो आज उन्होंने दिल का अपना दर्द व्यक्त किया। दूसरा, अब मोदी की गारंटी की बात हमेशा दोहराते रहते हैं। आपकी पार्टी में कई अभी हाल आज भी जयपुर में कुछ कांग्रेसी गए हैं,
उनका भी लोग कह रहे हैं कि उनके पास कोई वोट बैंक नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। ऐसे लोगों को पार्टी ले रही है, फिर मोदी की गारंटी की भी बातें हम बराबर कर रहे हैं। पार्टी अपना लगातार विस्तार कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, उनका हम बड़े हृदय से स्वागत करते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी में जनाधार के बढ़ने के लिए अच्छे, प्रोफेशनल, पढ़े लिखे, समझदार लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का विषय किया। लोकतंत्र में ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा लोग पार्टी के अंदर आए, ये हर पार्टी का विषय है। आज मोदी की गारंटी ही है कि सब लोग भाजपा में आए। ये सब जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं आज जयपुर में हो रहा है, कौन कौन लोग हैं और क्या उन्होंने खुद ने अप्रोच किया था या आपकी तरफ से बहुत उनसे कैसे किया बहुत था? अच्छी संख्या में आ रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस अलवर में बचेगी ही नहीं, और मैं सबका स्वागत करता हूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ, और ज्वाइनिंग के बाद उनका नाम से भी स्वागत करूंगा। बहुत बहुत ही प्रतिष्ठित लोग अलवर में पार्टी का कांग्रेस कह रही है जिनको जानना है वो जाए, दरवाजे खुले हैं। यही तो दिक्कत है, कांग्रेस के आने के दरवाजे बंद है, इसीलिए तो लोग चौखट के अंदर नहीं घुस पाते। आपकी पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन के दिन कांग्रेस के दरवाजे अगर आम आदमी के लिए खुले होते तो सब चले जाते। इसलिए कांग्रेस, इसलिए हम जनता के बीच में, हम जनता को स्वीकार करते हैं, हम जनता को। जो लोग आ रहे हैं वो कांग्रेस से दुखी होके बीजेपी में आ रहे हैं, बीजेपी एक्सेप्ट कर रही है उनको। मोदी जी की गारंटी पे विश्वास करके विकसित भारत के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी को अब ज्वाइन करण सिंह जी आ रहे हैं, ये कोई विकसित गारंटी पे विश्वास सर, जिस तरह से भाजपा सभी विपक्षी दलों के जो कार्यकर्ता आ रहे हैं उनको शामिल कर रही है अपने परिवार में, तो परिवार में भी कहीं ना कहीं मनमुटाव की संभावना बढ़ जाती है। हमारे परिवार का दिल बड़ा है, मन बड़ा है। चलिए सर, एक आखिरी सवाल है। भिवाड़ी विश्व के प्रदूषित शहरों में आ रहा है और आप केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री हैं। निश्चित रूप से जब मैंने भिवाड़ी में भी बोला था तो वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए हम काम करेंगे। जब मैं ESIC अस्पताल में भी बोल के आया था तो वायु प्रदूषण के लिए जो 131 शहरों का चयन किया था, उसमें जो केंद्र सरकार की ग्रांट का विषय था और तुलनात्मक रूप से जो हमने कमी करी है उसको मैंने रखा था। लेकिन इसके लिए भी हम पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के दिन सर, आपके पूर्व कैबिनेट मंत्री जसवंत यादव जी का एक बयान आपकी पार्टी के लोगों के बीच में ही चर्चा का विषय है। उनको आपने ये कहा मन से कि मुझे केवल जसवंत यादव ही कुछ बात कहने की हिम्मत रखते हैं, बाकी तो इधर उधर की बात करते हैं। मुझे हर कार्यकर्ता कुछ जो अपने मन की बात है वो कह सकता है। और आप मेरी पार्टी कार्यालय में आके देखिए, मेरे अध्यक्ष बताएंगे, मैं 8 बजे सभी के साथ रहता हूँ, सभी के साथ। विपक्ष एक अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है कि ये तो हाई प्रोफाइल नेता हैं, केंद्र में तीसरे सबसे बड़े नेता हैं, तो मतलब वो आम आदमी के पहुंच में नहीं आएंगे। मैं खुद अपने आप में आम आदमी हूँ, सामान्य आदमी हूँ। आप मुझे इतना बड़ा नेता रखते हैं, मैं तो कभी कोई सिक्योरिटी भी साथ में रखता हूँ। मैंने कभी अपने जीवन में ऐसा जीवन जिया ही नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़े जिसको कहते हैं पर्दे के पीछे या बहुत बड़े सीखचे के पीछे रहता हूँ। मैंने 15 राज्यों में लगातार जमीन पे बैठ के काम किया है। मैं जमीन का आदमी हूँ, जमीन पे रहता हूँ, जमीन पे रहना चाहता हूँ। कांग्रेस लगातार लंबे समय से अलवर जनता वेट भी कर रही है। सपना था एक बहुत हाई स्पीड ट्रेन एक आएगी, एक कार्गो एयरपोर्ट यहाँ बनेगा। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने कहा कि सब भाजपा ने रोक दिया। कांग्रेस की तो सरकार ही नहीं बनने जा रही। खड़गे साहब के दर्द है कि उनके बड़े नेता चुनाव से भाग रहे हैं। ऐसे में देश मोदी जी की गारंटी पे आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत में हम अलवर को विकसित भारत में अग्रतम स्थान पर ले जाएंगे। उसके लिए सबके साथ मिलकर काम करेंगे और मीडिया का भी सहयोग प्राप्त करेंगे। कहीं शाइनिंग इंडिया की तरह तो नहीं हो जाएगा ये भी, गारंटी भी विकसित भारत की तरफ कुछ विषय है कि जैसे 2014 में हिंदुस्तान 5 डगमगाती अर्थव्यवस्थाओं में था, आज 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 2014 तक कोई राम मंदिर बनाने की विषय नहीं सोचता था, आज राम मंदिर का निर्माण हुआ। 2014 से पहले गरीबों के कोई खाते नहीं थे, आज 30 से 50 करोड़ गरीबों के जनधन खाते हैं। कोविड आने के बाद सबका फ्री वैक्सीनेशन, कोविड के बाद 80 करोड़ लोगों को अनाज के वितरण की व्यवस्था है। 2014 के पहले महिलाओं को गैस चूल्हा नहीं था, आज 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला कनेक्शन। 2014 से पहले किसानों के लिए कोई सम्मान निधि का विषय नहीं होता था, आज 10 करोड़ किसानों को सम्मान निधि है। 2014 के बाद भारत न केवल राम मंदिर बना के आगे बढ़ा है, बल्कि चंद्रमा पे गगनयान को भी उतारा है। हम अपनी सांस्कृतिक विरासत से लेके विकास के रास्ते पे जो चलने का विषय है, उसी को विकसित भारत कहते हैं। वही मोदी की गारंटी। एक अद्भुत चीज, अलवर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो यहाँ था वो नोएडा शिफ्ट हो गया। रैपिड रेल या मेट्रो रेल का अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो
आप अगर यहाँ से चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसी कोई योजना मैं जिससे अलवर को एक्चुअल फायदा हो, प्राथमिकता। अलवर के हर प्रोजेक्ट के लिए काम करूंगा। मैं तथ्यों के आधार पर विषयों का अध्ययन करके बोलने वाला व्यक्ति हूं। मैं निश्चित रूप से अपना एजेंडा भी अलवर को प्रस्तुत करूंगा और मैं अलवर के पूरे विकास चुनाव से पहले आप कोई संकल्प पत्र लाएंगे? मैंने अभी चुनाव प्रचार शुरू किया है। मैं 8 विधानसभाओं के लोगों से मिल रहा हूँ और मैं अलवर के पूरे विकास के लिए। क्या ये चुनौती है कि 5 जगहों पर कांग्रेस के विधायक हैं, 3 जगहों पर ही बीजेपी के विधायक हैं? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और हम 8 की 8 विधानसभा में विजेता हैं।